ऑल ऑफ यू। आप सभी का एसआर आदर्श स्कूल के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और अपने पीछे अपने जो 3 वीडियो आए थे उसमें अपन जो 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। और आज से हम जो दूसरा लेसन है वो शुरू करने जा रहे हैं। और अपना जो दूसरा लेसन है वो देखिएगा, वो उसका नाम है मौलिक अधिकार। और इसी लेसन में अपन पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के साथ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल कर्तव्य है। इनमें तो देखिएगा मौलिक अधिकार और एक होता है मानव अधिकार। मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में अंतर यह होता है, ये जो मानव अधिकार है कि मनुष्य का जब जन्म होता है और जन्म के साथ में उसको जो प्राकृतिक यानी प्रकृति प्रदत्त जो अधिकार मिलते हैं उनको तो बोलते हैं मानव अधिकार, जो प्रत्येक मनुष्य को मिलते हैं। और मौलिक अधिकार क्या होता है कि किसी देश के संविधान के द्वारा उसको जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उनको बोला जाता है मौलिक अधिकार। जो अपन आज बात करेंगे वो उन्हीं अधिकारों की बात करेंगे जो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के द्वारा हमें जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये जो मौलिक अधिकार है देखिएगा, इसकी जो सबसे पहली बात है कि यह वाद योग्य है। वाद योग्य का क्या मतलब हुआ? जो अपने जो फर्स्ट लेसन में जो विशेषताएं पढ़ी थी उसमें तीसरी विशेषता पढ़ी थी और तीसरी विशेषता में पढ़ा था मौलिक अधिकार। और उन मौलिक अधिकारों में भी आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार वाद योग्य होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर सकते हैं। यानी उसके खिलाफ में अपन न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वाद योग्य। फिर यह बात है कि ये जो मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में ये अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। यानी पहली बात है वाद योग्य, दूसरी बात है ये अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। और फिर देखना कि ये जो मौलिक अधिकार है इनका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 3 में। यानी कि जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया और भाग 3 के अंदर जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी 12 से लेकर के 35 तक इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है भाग 3 के अंतर्गत। फिर है कि ये जो भाग 3 है इस भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। इसको भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। अब आप पूछोगे कि सर इसको मेग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, ये मेग्ना कार्टा क्या है? तो क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटेन के राजा थे उनके द्वारा ब्रिटेन की जनता को 1215 में पहली बार एक दस्तावेज पर लिखित मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। और उन मौलिक अधिकारों का जो दस्तावेज था उसको मेग्ना कार्टा कहते हैं। इसीलिए ये जो भारत के संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिले भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख होने के कारण इसको भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहते हैं। फिर देखिएगा कि ये जो मौलिक अधिकार है मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। यानी कि मूल संविधान का मतलब यह होता है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था, हम उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन हमारे संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं।
यानी एक जो मूल अधिकार था जिसमें संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके एक यानी कि मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो फिर से देखिएगा कि जो मौलिक अधिकार है अपने बात की ये वाद योग्य है, फिर ये अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। इनका उल्लेख भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। और इस भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि 1215 के अंदर ब्रिटेन के राजा के द्वारा वहां की जनता को एक दस्तावेज के माध्यम से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इस कारण भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में, इस कारण इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। फिर है कि मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, यानी 1 हटा दिया गया है। मूल संविधान में मूल संविधान में 7 मूल अधिकार निम्नलिखित थे। यानी कि हम बात कर रहे हैं मूल संविधान की, और मूल संविधान के अंदर जो 7 मूल अधिकार थे वो मूल अधिकार देखिएगा। जो पहला मूल अधिकार था वो था समानता का अधिकार। और जो समानता का अधिकार है इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, और अनुच्छेद है 14 से लेकर के 18 तक। 14 से 18 तक इस समानता के अधिकार का उल्लेख है। फिर आता है दूसरा अधिकार, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। यानी जो पहला है समानता का अधिकार है जिसके लिए विधि सबके लिए समान है। और फिर है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका उल्लेख है 19 से 22 तक। फिर है तीसरा अधिकार, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसका उल्लेख है आर्टिकल 23 व 24 में किया गया है। और जो बोर्ड पर जिस प्रकार से लिखाया जा रहा है वैसा ही आपको अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और यदि कोई भी चीज है यहाँ पर जो समझा रहे हैं समझ में नहीं आए तो स्कूल का अपना जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आप इससे संबंधित हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है आर्टिकल 23 से 24 है। फिर है चौथा अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक किया गया है। फिर है पांचवा अधिकार, पांचवा है शिक्षा व संस्कृति। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और शिक्षा व संस्कृति देखिएगा, देखने में लग रहा है कि शिक्षा व संस्कृति, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक वर्गों का उल्लेख है। और देखिएगा जो अल्पसंख्यक वर्ग है, आप पूछोगे कि सर ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है, तो अल्पसंख्यक शब्द देखिए, अल्पसंख्यक का मतलब यह हुआ है कि जिसकी संख्या 50% से कम है। जैसे कि भारत में हिंदू एक बहुसंख्यक है, इनके अलावा जो भी धर्म है उन धर्मों की संख्या 50% से उनकी जनसंख्या कम है। कि मैं पूरे ये जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात कर रहा हूँ, अलग अलग राज्यों की नहीं होती हैं। अभी तक वर्तमान में क्या है कि पूरे देश का किया जाता है कि जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में किस समुदाय की कितनी जनसंख्या उस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो 50% से कम जिसकी जनसंख्या होती है वो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, इसका उल्लेख है देखिएगा कि आर्टिकल 29 व 30 में किया गया है। और फिर अपना जो अंतिम जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
और संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है आर्टिकल 32 में। और मौलिक अधिकारों में उस दिन भी अपन ने बात की थी, आज भी आप पूछोगे कि सर ये 32 लिखा है तो 31 कहाँ गया, तो आगे अपन देखेंगे कि 31 है उसको है जो मूल अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार है, यानी मूल अधिकारों की सूची से उसको हटा दिया गया है। तो ये आपके वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। पहला है सम्मान का अधिकार 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है 29 और 30 में, और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32। जो अपन ने जो लास्ट वाला जो अधिकार पढ़ रहे थे अपन, उसमें था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से क्या होता है कि अपने यदि मौलिक अधिकारों का कोई हनन होता है तो उसके खिलाफ में हम न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय मतलब न्यायालय में शरण ले सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा का है। यानी हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान की आत्मा का है, इसको इम्पोर्टेंट करना। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिसको आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं, इनके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसके द्वारा देखिएगा कि 5 प्रकार की याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। अब कहाँ की जा सकती हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये याचिका है जिनको रिट भी कहते हैं, और ये रिट दायर होती हैं या तो हाई कोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ये जो 5 प्रकार की याचिका इस प्रकार है। पहली देखिएगा, पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। यह तो होगी पहली याचिका। यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है तो वो व्यक्ति इस प्रकार की याचिका दायर करेगा, और न्यायालय यदि उसको अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसको तुरंत प्रभाव से रिहा करने का भी आदेश देगा। यह तो होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी होगी परमादेश। परमादेश से हम आदेश देते हैं। और तीसरी होगी उत्प्रेक्षण याचिका, उत्प्रेक्षण लेख। और चौथी होगी आपके प्रतिषेध लेख, और 5वीं होगी अधिकार पर्चा। ये 5 प्रकार की याचिकाएं हैं। अब देखिएगा कैसे कैसे कहां पर ये दायर होती हैं। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध और अधिकार पर्चा, ये 5 प्रकार की याचिकाएं अनुच्छेद 32 के तहत जब दायर होगी, ये आर्टिकल 32 के तहत, ये तो होगी आपके सुप्रीम कोर्ट में। यानी सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं दायर करनी है तो इनका उल्लेख है आर्टिकल 32 में किया गया है। तो यदि यही याचिका आपको हाई कोर्ट में दायर करनी है तो इसका उल्लेख आर्टिकल 226 में किया गया है। 226 के द्वारा आप हाई कोर्ट में ये 5 प्रकार की याचिकाएं दायर कर सकते हो। अब इनके अलावा जो अपन जो संपत्ति का अधिकार की बात कर रहे थे, और वो जो संपत्ति का अधिकार था,
एक 44वां संविधान संशोधन होता है, आपको नोट लगा के लिखना है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम कल मैंने आपको अधिनियम और विधेयक में अंतर भी बताया था कि अधिनियम क्या होता है और विधेयक क्या होता है। अधिनियम होता है जब अंतिम रूप से राष्ट्रपति उस पर जब प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं, वो कानून बन जाता है, वो तो अधिनियम होता है। और विधेयक होता है कानून बनाने के लिए जो सामान्य प्रस्ताव रखा जाता है। मैंने ये भी बताया था कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी होता है, दूसरा निजी होता है। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है 1978 में, 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान में यह एक कानूनी अधिकार है जिसका उल्लेख आर्टिकल 300 में किया गया है। यानी कि 44वां अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है। और संविधान संशोधन पीछे जो विशेषता पड़ी थी उस विशेषताओं में पढ़ा था कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। और जो यदि आपसे पूछा जाए कि 368 के तहत कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से। तो यह संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया जाता है और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। अब देखिए जो कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में क्या फर्क था कि पहले और अब में क्या फर्क है। फर्क इतना है कि पहले अपन जो उसके खिलाफ में यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, यानी मूल अधिकार वाद योग्य है। अब एक कानूनी अधिकार है यानी इसके खिलाफ में हम है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो ये जो कानूनी अधिकार बना है इसका उल्लेख वर्तमान में आर्टिकल 300 के तहत किया गया है। और अपना जो ये जो संपत्ति का अधिकार था इसका पहले उल्लेख था, एक तो आर्टिकल 31 में था और एक दूसरा था आर्टिकल 19(1) एक्ट में किया गया था। यानी यहाँ 2 जगह पर इस संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था जिसको वर्तमान में मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है।